वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा लेक्चर, जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स के, जिनके माध्यम से आपको पूरी थ्योरी कंप्लीट करवाई जाएगी। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है, आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं 25 सेंटीमीटर, अनंत 25 मिलीमीटर या फिर 25 मीटर। देखिए मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि दो तरह के बिंदुओं की हम हमेशा बात करते हैं मानव नेत्र में। एक तो हम बात करते हैं निकट बिंदु की, किसकी? निकट बिंदु की। और दूसरी हम बात करते हैं दूर बिंदु की। निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वह दूरी होती है जहां पर की आंख स्पष्ट रूप से चीजों को देख सकती है। मतलब कि यदि माने ये वाली आपकी आंख है अगर, ठीक है ना, तो ये वाला होगा निकट बिंदु। यहाँ पर कोई वस्तु रखी और ये है 25 सेंटीमीटर। अगर आप इस वस्तु को आंख के और ज्यादा नजदीक लेके जाओगे तो आपको ये वस्तु धुंधली दिखने लगेगी। ठीक है ना, मतलब कि निकट बिंदु वह बिंदु होता है जहां तक की वस्तु को, वह अधिकतम या न्यूनतम दूरी जहां तक की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम दूर बिंदु की बात करें स्वस्थ नेत्र के लिए, तो दूर तो जिस व्यक्ति को जितना ज्यादा दूर दिखेगा वह व्यक्ति उतना ही ज्यादा स्वस्थ माना जाता है। ठीक है ना, तो दूर बिंदु कितना होना चाहिए? अनंत। आप जितनी दूर अच्छा देख पाओ, अगर आप क्षितिज तक अच्छा देख पाते हो तो वो आपका दूर बिंदु होगा। तो दूर बिंदु क्या होना चाहिए? अनंत। ये स्वस्थ नेत्र की बात हो रही है। 25 mm जो होता है ये होता है निकट बिंदु, और यहाँ पर जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है दूर बिंदु। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया है दूर बिंदु, तो दूर बिंदु क्या हो जाएगा? अनंत। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर बात की जा रही है पर्दे पर। ठीक है ना, आभासी, वास्तविक, दोनों या सभी कथन सत्य। देखो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब होते क्या है, जो मैंने आपको बताए भी हैं पहले। देखिए हमने दो तरह के दर्पण पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था अवतल दर्पण और एक हमने पढ़ा था उत्तल दर्पण। ये वाला कौन सा था? ये था उत्तल दर्पण। और ये वाला कौन सा है? अवतल दर्पण। हमने यहाँ पर कंडीशंस देखी थी। उत्तल दर्पण में फोकस यहाँ पर, वक्रता केंद्र यहाँ पर, और अवतल दर्पण में फोकस यहाँ पर और वक्रता केंद्र यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण में टोटल 7 कंडीशन, और उत्तल दर्पण में मैंने आपको टोटल 2 कंडीशंस के बारे में बताया था। अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जहां जब वस्तु से निकलने वाली किरणें स्पष्ट रूप से मिल रही होती हैं, रियल में मिलती हैं, वहां बनता है वास्तविक। जैसे कि अगर आप यहाँ पर रख दो किसी वस्तु को, ठीक है ना, नियम के अनुसार, प्रकाश के नियम के अनुसार वस्तु से एक किरण आपको लेनी है प्रकाशिक अक्ष के समांतर, और प्रकाशिक अक्ष के समांतर जो भी किरण जाती है वो फोकस से होते हुए जाती है, परावर्तित होकर इस तरह से। मतलब ऐसी आई किरण परावर्तित हुई और इधर फोकस से निकल गई। दूसरी किरण ली जाती है ऐसी वस्तु से जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण में किसी भी तरह का कोई भी विचलन नहीं होता। तो ये एक दूसरी किरण यहाँ से गई और ये जाएगी वक्रता केंद्र से होते हुए ऐसे। ठीक है ना, इसमें किसी भी तरह का कोई विचलन नहीं होगा। ये है यहाँ पर। अब इन दोनों ने जहां पर काटा, यहाँ बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। अब देखिए, यहाँ पर ये पहली किरण थी और ये थी दूसरी किरण। पहली किरण परावर्तित हुई, यहाँ से निकली, दूसरी किरण सीधी गई और यहाँ से निकली। मतलब कि किरण वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, रियल में एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? रियल प्रतिबिंब। ठीक है ना, क्योंकि रियल में किरणें काट रही हैं। वहीं अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण में आपने यहाँ पर कोई वस्तु रखी, ठीक है, यहाँ से किरण आई और परावर्तित हो गई इस तरफ। ठीक है, दूसरी किरण आपने की जो वक्रता केंद्र से जानी चाहिए, दूसरी किरण वस्तु से निकली जो कि जानी चाहिए थी वक्रता केंद्र से। ठीक है, यहाँ से ऐसी जानी चाहिए थी इस किरण को, इधर से होता हुआ, लेकिन परावर्तित हो जाएगी। ये वहां से जाएगी नहीं, तो ये भी परावर्तित हो जाएगी और किसी दिशा में चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए, लेकिन जब आप यहाँ पे प्रतिबिंब बम्ब देखते हो तो वो कैसा होता है? इस किरण को हमने पीछे बढ़ाया, ये किरण वास्तव में गई नहीं, हमने देखा कि अगर पीछे जाती तो कहाँ जाती, तो हमने देखा भाई इस तरफ जा रही है पीछे, समांतर है तो फोकस से होके जाएगी, इस तरफ से जा रही है, और ये गई नहीं है, मुड़ जाएगी इस तरफ ये। ठीक है ना, ऐसे मुड़ जाएगी। लेकिन हमने देखा कि ये वाली जो किरण है, ये अगर सीधी जाती तो कैसी जाती? इस तरह से वक्रता केंद्र से होते हुए जाती, तो यहाँ पर बनता प्रतिबिंब। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर किरणें वास्तव में नहीं मिली। पहली किरण यहाँ आई, इस तरफ चली गई, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से जानी थी पर परावर्तित हो गई और इस तरफ चली गई। ठीक है ना, तो यहाँ पर वास्तव में नहीं मिली। वास्तव में ना मिलने के कारण अगर किरणें काल्पनिक रूप से मिल रही हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो प्रतिबिंब होगा, ये प्रतिबिंब भी इमेजिनरी होगा। ठीक है, मतलब कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होगा। और पर्दे पर
आप जब किसी वस्तु को देखते हो तो आपको ये याद रखना है, पर्दे पर जो भी किरणें होती हैं वास्तविक रूप से निकलती हैं। प्रक्षेपक होता है यहाँ पर, क्या होता है? प्रक्षेपक। प्रक्षेपक होता है जो कि पीछे से लाइट को फोकस करता है और वो पर्दे पर वास्तविक रूप से मिलती है लाइटें। ठीक है ना? यहाँ पर होता है पर्दा, और यहाँ पर वास्तविक रूप से मिल रही होती हैं। जिस वजह से वास्तविक रूप से किरणें मिलने की वजह से यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी वास्तविक ही होगा, मतलब कि रियल होगा। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग करते हैं? आप सभी जानते होंगे, आपने सभी ने देखा होगा, खोपड़ी बनी रहती है एक इस तरह से, है ना? ऐसी बनाते हैं ना हम खोपड़ी को, इस तरह से, और ऐसे क्रॉस का निशान लगा हुआ होता है। देखो, ये अक्सर अगर देखा जाए तो रेड कलर का होता है, पर रेड कलर के होने का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने ये पढ़ा है वेव की ओर, ठीक है ना? ये दृश्य प्रकाश का तरंग वो होता है स्पेक्ट्रम। ये बैगनी कलर को रिप्रेजेंट करता है, ये जामुनी इंडिगो, ये रिप्रेजेंट करता है ब्लू को, ये ग्रीन को, ये येलो को, ये ऑरेंज को, और ये रेड कलर को। इसकी होती है 3900 एंगस्ट्रॉम वॉयलेट की, और इस तरफ जाने पर इंक्रीज होती जाती है, और रेड की कितनी हो जाती है? 7800 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो जाती है? ये तरंग दैर्ध्य है। तो जितनी ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगी वह रंग उतनी ही ज्यादा दूर तक दिखाई देगा, उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। मतलब कि रेड कलर है, इसके अगर हम प्रकीर्णन की बात करें, प्रकीर्णन तो कम होता है। और अगर हम दृश्य देखें, मतलब दृश्यता कितनी होती है? दूर तक होती है। इसलिए हम रेड कलर का उपयोग करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दूर तक दिखना चाहिए खतरे का निशान। जितने ज्यादा व्यक्ति को पहले दिख जाएगा खतरा है आगे, तो व्यक्ति उतने जल्दी संभल जाएगा, उसको उतना ज्यादा समय मिल जाएगा। इसलिए रेड कलर का बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किस चीज का मात्रक होता है, आपको ये बताना। देखिए, किलोवाट घंटा, किलो को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1000, वाट हम रिप्रेजेंट कर देंगे, वाट लिख दो आप नॉर्मल, और यहाँ पर होता है घंटा, जिसे हम लिखते हैं 3600 सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हुआ। अब देखो, आपसे पूछा है किलोवाट घंटा, वाट किस चीज का मात्रक होता है? वाट होता है शक्ति का। किसका? शक्ति का। यहाँ पर हवर दिया गया, मतलब समय, मतलब सेकंड यहाँ पर दिया गया, वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड किस चीज का मात्रक हो जाएगा? ऊर्जा का। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट। ठीक है ना? एक यूनिट में कितने होते हैं? 3.6 इंटू 10⁵ समझ में आ रही है बात? किलोवाट आवर, इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू की जगह पर वन रखा जाता है। ठीक है, तो ये निकल आएगा, मतलब एक यूनिट की वैल्यू होती है ये, एक यूनिट की वैल्यू किलोवाट आवर, इसे हम बोलते हैं। तो ये किस चीज की इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। ओके, ये रहा। अब आवेश की इकाई की अगर हम बात करें तो इसको हम कूलाम से रिप्रेजेंट करते हैं। विभवांतर की इकाई की अगर हम बात करें तो हम इसे वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर शक्ति की बात करें तो शक्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वाट से। शक्ति क्या होता है? W/T। ठीक है, ये होता है वाट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। देखिए, विद्युत बल्ब के फिलामेंट की बात करें, देखो ये कॉमन सेंस है। अगर हम आपसे बात करें विद्युत बल्ब के फिलामेंट की, देखो विद्युत बल्ब है, आप किसी चीज में विद्युत धारा निरंतर प्रवाहित कर रहे हो तो जरूरी है कि इस चीज का जो गलनांक है ना, गलनांक वो उच्च होना चाहिए। ठीक है ना? तभी आप इसमें धारा प्रवाहित कर पाओगे। अगर निम्न होगा तो ये गल कर पिघल जाएगा, टूट जाएगा, ज्यादा दिन तक ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं रह पाएगा। इसलिए ऐसा धातु ये आपको चूज करना है जो कि ज्यादा समय तक टिका रहे, जिसका कि गलनांक बहुत ज्यादा उच्च हो। तांबे का गलनांक उच्च नहीं होता, प्लेटिनम का नहीं होता, यहाँ पर सबसे ज्यादा गलनांक होता है टंगस्टन का। अगर आपकी बात करें तो टंगस्टन का गलनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हम टंगस्टन का उपयोग करते हैं। और दूसरा, और किसका गलनांक होता है अधातु में सबसे ज्यादा? कार्बन का। अधातु में कार्बन का गलनांक सबसे ज्यादा होता है, करीब 3700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, देख लेना, है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रतिरोधकता। दो चीजें आपने पढ़ी होंगी, एक होता है आर और दूसरा होता है रो। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है ना? अब देखो, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रो इज इक्वल टू होता है RA/L। ठीक है ना? आर होता है प्रतिरोध जिसका मात्रक होता है ओम, ओ होता है, ए होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और एल होती है लंबाई, तार की लंबाई, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। अब देखो, रो का मात्रक कैसे निकालोगे आप? यहाँ पर ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आंसर? ओम इंटू मीटर। ठीक है ना? आगे आंसर क्या है? आंसर ऑप्शन ए, प्रतिरोधकता का मात्रा क्या होता है? ओम इंटू
मीटर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, क्या हो रही है? उत्पन्न मतलब जनरेट। जनरेट, जनरेट से मतलब जनरेटर। जनरेटर, जनरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? जनित्र। ठीक है, जनित्र कहते हैं। एमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? मापन में। किस चीज के मापन में? विद्युत धारा के मापन में। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा का मापन और किस चीज में? दिशा, धारा की दिशा दोनों मापता है। जनित्र का उपयोग उत्पन्न करने में किया जाता है, उत्पन्न। और मीटर तो आप जानती हैं लंबाई का मात्रक होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? उत्पन्न आपसे पूछा गया है, उत्पन्न मतलब जनित्र, ऑप्शन सी। ओके, चलिए आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति कौन से चश्मे का इस्तेमाल करता है? देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, निकट दृष्टि दोष का पहले मतलब क्या होता है। देखो ये आपकी आंख है, ठीक है, ये है आंख। ओके, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, इस वाले पार्ट पर बनता है प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब रखा हुआ कहाँ होता है? रखा हुआ होता है प्रतिबिंब हमारी आंख के सामने। यहाँ से किरणें आई, ठीक है, और आंख से टकराकर रेटिना पर चली जाती है। दूसरी किरण आएगी, रेटिना पर चली जाएगी, तो प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। ठीक है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? यहाँ से किरणें निकलती तो हैं, लेकिन ये किरणें आंख से टकराने के बाद कुछ ज्यादा ही अभिकेंद्रित हो जाती हैं। मतलब कि यहाँ पहले बन जाती हैं, यहाँ पर बनना चाहिए था लेकिन बन गई यहाँ। तो यहाँ बनने के कारण हम क्या करेंगे? वापस से इन किरणों को फैलाने की जरूरत है, और फैलाने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? अवतल लेंस। ठीक है ना, अवतल लेंस की ये होती है क्वालिटी कि जब कोई किरण अवतल लेंस में पड़ती है तो वो अवतल लेंस उसे फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। तो हमने यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा देंगे। अब जब वस्तु से कोई भी किरण आएगी तो ये उसे थोड़ा सा फैला देगा और वापस से प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। सेम चीज अब दूसरी किरण आएगी तो अवतल लेंस उसको फैला देगा और फिर यहाँ बनेगा। अब देखो, फैला दिया, फैलाने पे क्या हुआ? अभी प्रतिबिंब बन रहा था इस जगह पर, ठीक है, अब प्रतिबिंब बन रहा है इस जगह पर। तो हमने क्या किया? इसमें कुछ चीज ऐड हुई, डिस्टेंस ऐड हो गई। डिस्टेंस ऐड हुई मतलब प्लस। इसलिए आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन आता है कि अवतल लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो यहां से आपको याद रखना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी प्लस में मापी जाती है। क्यों? क्योंकि ये किरण यहाँ पर पहले बन रहा था प्रतिबिंब, लेकिन अब यहाँ पर बनाया तो इतनी डिस्टेंस हमने ऐड कर दी, बढ़ा दी, तो इसलिए प्लस। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि अवतल लेंस की फोकस दूरी भी कैसी होती है? प्लस होती है। इसके अलावा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में क्या लगा? अब वहां पर निकट दृष्टि दोष पूछा था, यहाँ पर दूरदृष्टि दोष आपसे पूछा गया है। देखिए दूरदृष्टि दोष में सेम चीज होती है, बस थोड़ी उल्टी हो जाती है। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है, अब क्या हुआ? यहाँ से वस्तु की किरण निकली, जो प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बनना चाहिए था वह प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बना। दूसरी किरण निकली और वो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, मतलब यहाँ बना, बनना चाहिए था इस कंडीशन में। तब हम क्या करेंगे? हम इसके सामने एक उत्तल लेंस लगा देंगे। ये लगा दिया हमने एक उत्तल लेंस आंख के सामने। अब जब वस्तु से कोई प्रतिबिंब निकलेगी, किरण निकलेगी, तो ये क्या करेगी? उत्तल लेंस इसे कुछ हद तक झुका देगा, और झुकाने के पश्चात जो यहाँ बन रहा था, अब ये यहाँ ना बनकर वापस रेटिना पर बनेगा, सही जगह बनेगा। इस तरह से उत्तल लेंस झुका देगा और ये यहाँ बनेगा रेटिना पर। समझ गए? तो यहाँ पर क्या हुआ? ये अभी मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर प्रतिबिंब बन रहा था, जो कि गलत थी। हमें चाहिए थी यहाँ पर एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर, और डेल्टा एक्स क्या है? ये। तो हमने उत्तल लेंस लगाया जिसकी वजह से डेल्टा एक्स दूरी कम हो गई, मतलब डेल्टा एक्स घट गया। अगर घटकर कोई चीज हमें मिल रही है, दूरी कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। और यहां से आपको ये भी क्लियर हो गया कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। समझ गए? उत्तल लेंस का। ओके, अब देखिए, आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष, जैसे निकट, और दूसरा है दूरदृष्टि दोष। ये लिखा है दूरदृष्टि दोष, और यहाँ पर है निकट दृष्टि दोष। अब देखो भूलना नहीं है, दूर निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। मतलब निकट दृष्टि दोष का अर्थ ये हुआ कि निकट दृष्टि तो आपके पास है, दोष किस में है? दूर की दृष्टि में। दूरदृष्टि दोष का मतलब हुआ कि दूर की दृष्टि तो आपके पास है, पर दोष किस में है? निकट की दृष्टि में। समझ में आ रही है बात?
ठीक है। दोष किसमें है? निकट की दृष्टि में, मतलब कि जब आप यहाँ 25 सेंटीमीटर से कम रखोगे ना किसी भी डिस्टेंस को, कम दूरी पर रखोगे, तो ये वस्तु आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की दृष्टि आपके पास है और दूर की दृष्टि आपको देखनी है। दूर दृष्टि दोष का मतलब जब दूर की दृष्टि तो है आपके पास, मतलब अनंत की चीज तो आप ठीक देख सकते हो, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम की चीज जो आपको साफ दिखनी चाहिए थी वो आप साफ नहीं देख पा रहे हो। ठीक है ना, इसे हम बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। समझ में आ रही है बात? सही आंसर क्या है? उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? जब प्रकाश तेज होता है, देखिए ये है जो आपकी पुतली है। पुतली क्या होती है? एक परिवर्ती द्वारक की तरह काम करती है। यहाँ पर मसल्स होती हैं, 3 जोड़ी मसल्स होती हैं, मतलब 6। 3 जोड़ी सिलियरी पेशियां होती हैं, मतलब कि 6 होती हैं ये। 3 इस तरफ रहेंगी, 3 इस तरफ रहेंगी। जब बहुत ज्यादा प्रकाश एंटर कर रहा होता है तो पुतलियों को ये क्या करती हैं? तो ये मसल्स पुतली को ढीला कर देती हैं। मसल ढीली हो जाती है जिससे पुतली ढीली हो जाती है और ये थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, क्योंकि इतने प्रकाश को हमारी आंखें सहन नहीं कर सकती। आपने देखा होगा जब आप धूप में जाते हैं या आप सूर्य की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखें अपने आप ही बंद होने लगती हैं। एक्चुअल में वो इन सिलियरी पेशियों की वजह से ही होती है। तो जब बहुत ज्यादा प्रकाश आपकी आंखों में जाता है, जरूरत से ज्यादा प्रकाश जब आपकी आंखों में जाता है, तो आपकी पुतली का आकार कुछ छोटा हो जाता है, क्योंकि आपको उतने प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो आपकी आंखों को प्रॉब्लम कर रहा है। और वही चीज जब आप अंधेरे में होते हो तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। ये जो सिलियरी पेशियां हैं ये अपने आप खिंच जाती हैं, इनमें एक तनाव पैदा हो जाता है। तनाव पैदा होने की वजह से ये खींचने लगती है पुतली को, और पुतली जब खिंचती है तो ये पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। किसमें? जब स्लो प्रकाश हो, अंधेरा हो। तो अगर तेज प्रकाश है तो छोटा हो जाएगा पुतली का आकार, और अगर कम प्रकाश है तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? ये दोबारा रिपीट हो गया है ये वाला क्वेश्चन कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। देखिए तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी तेज ही था ना? हाँ, तेज प्रकाश। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। अगला देखते हैं। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। अभी मैंने बताया कि दूरदृष्टि का मतलब क्या होता है। अभी मैंने बताया दूर दृष्टि दोष। दूरदृष्टि और दोष। दूरदृष्टि मतलब दूर की चीज तो सही है, दोष किसमें है? निकट की दृष्टि में। निकट की दृष्टि में है आपको दोष। अब देखिए दूर बिंदु क्या होता है? दूर बिंदु होता है अनंत, और निकट बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो क्या हुआ, यहाँ पर आपको अनंत की चीज तो सही दिख रही है, परंतु निकट मतलब 25 सेंटीमीटर की चीज आपको सही नहीं दिख रही है। तो साफ साफ क्या देख सकती हैं? अनंत की चीज को आप देख सकती हैं। ठीक है ना? किस चीज को? दूर की वस्तुओं को आप देख सकते हो। ऑप्शन सी। ठीक है, 37 का ऑप्शन सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? देखिए इस तरह से होता है आपकी मानव नेत्र, ये रहा। ठीक है, ये है मानव नेत्र। यहाँ पर एक होता है आपका पीत बिंदु और एक होता है आपका अंध बिंदु। मान लीजिए यहाँ पर है अंध बिंदु, यहाँ पर है पीत बिंदु। यह एक है अंध बिंदु। ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका पीत बिंदु। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता, आपसे पूछा गया है। देखिए पीत बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर सुग्राही होता है, बहुत अच्छे से प्रकाश के लिए सुग्राही होता है ये वाला बिंदु। और अंध बिंदु नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर अंधेरा ही रहता है, मतलब प्रकाश के लिए सुग्राही नहीं रहता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंध बिंदु। निकट बिंदु आप जानते हैं क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। दूर बिंदु आप जानते हैं क्या होता है? अनंत। ठीक है, तो क्या सुग्राही नहीं होता है? अंध बिंदु। ऑप्शन बी सही है, 38 का ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव नेत्र में होता है क्या? होता है मानव नेत्र में अवतल, उत्तल, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। क्या होता है मानव नेत्र? इस तरह का होता है ना, इस तरह का। ठीक है, प्रकाश की किरणें आती हैं, बहुत सारी प्रकाश की किरणें आती हैं, लेकिन ये अभिलंब की सॉरी, ये क्या करती हैं? अभिसारी लेंस की तरह इसे झुका देती हैं और प्रतिबिंब बनाती हैं, एक पॉइंट पर सभी किरणें मिलती हैं। ठीक है ना, ये है मानव नेत्र। यहाँ से बहुत सारी किरणें आई, एंटर करने के बाद ये सब किरणें जाकर एक जगह पर मिल जाती हैं, एक जगह पर मिल रही हैं। मतलब मिलने के बाद यहाँ पर जो वस्तु से यहाँ पे किरणें निकल रही थी वही प्रतिबिंब इस वस्तु का यहाँ पर बन जाता है रेटिना पर।
बन जाता है प्रतिबिंब, ठीक है ना। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है, ठीक है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। रेटिना पर बन गया तो अगर ये सभी किरणें आने के बाद एक बिंदु पर मिल रही हैं, मतलब ये कैसा लेंस होगा, ये होगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल लेंस, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए 39 का ऑप्शन बी हो गया। अब हम देखते हैं, लेंस है ये, दर्पण नहीं, उत्तल लेंस है ना, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला आपसे पूछा गया है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, आपसे ये पूछा गया है। लाल दिखाई देता है, नीला, काला, पीला, कैसा दिखाई देता है जब उदय और अस्त होता है। देखो इसमें एक चीज होगी, आप सभी आंसर तो लगा ही दोगे कि लाल होता है ना, आप सभी लगा दोगे कि रेड होता है। लेकिन रेड होता क्यों है, मैंने अभी आपको बताया था क्या, विव की ओर, विव की ओर होता है। और इस तरफ जब हम जाते थे तो तरंग दैर्ध्य कैसी होती है, इंक्रीज होती है। आवृत्ति कैसी होती है, एफ, डिक्रीज होती है। फिर किरणन, प्रकीर्णन कम होता है, और यही रीजन है, प्रकीर्णन कम होता है। मतलब कि जो रेड कलर है ना, सबसे कम फैलता है। सबसे कम फैलने के कारण ये हमारी आंखों पर बहुत दूर तक पहुंच जाता है, अन्य रंगों की अपेक्षा। अगर आप वॉयलेट को लो तो इसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, ये हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। इंडिगो नहीं पहुंचता, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब रेड के मुकाबले बहुत कम मात्रा में हमारी आंखों तक पहुंच रहे होते हैं, क्योंकि इन सभी का प्रकीर्णन हो जाता है। परंतु रेड का नहीं होता, रेड की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने के कारण कितनी, 7800 एंगस्ट्रॉम होने के कारण ये हमारी आंखों तक पहुंच जाता है, जिस वजह से हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कैसा दिखाई देता है, सूर्य लाल दिखाई देता है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो आखिर ये होता क्यों, देखो अपवर्तन के टाइम पर क्या होता है ना, सूर्य डूब चुका होता है, लेकिन फिर भी हमें कुछ देर तक सूर्य दिखाई देता है। ऐसा किस घटना के कारण होता है, अपवर्तन के कारण। तो आभासी मतलब वास्तव में ये डूब चुका है सूर्य, लेकिन हमें फिर भी डूबता हुआ दिखाई देता है हमें। तो ये किस घटना के कारण होता है, ये होता है अपवर्तन के कारण। कौन सी घटना, अपवर्तन की घटना। और इसमें कितना अंतर होता है, 2 मिनट का। इस चीज का 2 मिनट का अंतर होता है, ये आपको याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है, इंद्रधनुष क्या आप घर में बना सकते हो। आपके ऑप्शन है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है, कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों है, सभी कथन सत्य हैं। इंद्रधनुष क्या आप घर में बना सकते हो, आप नहाते वक्त पानी चलाओ नल से और इंद्रधनुष बन जाए, ऐसा तो नहीं होता। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक घटना होती है, जो कि जब बारिश होती है ना, तो बारिश के जस्ट बाद बनती है, ठीक है ना। ये भी एक क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष कब बनता है, तो आपको बताना है बारिश के बाद बनता है इंद्रधनुष, पहले नहीं बनता, बाद में बनता है। क्या होता है, ऑप्शन ए, प्राकृतिक है और बारिश के बाद में बनता है, ये चीज आपको याद रखना। इंद्रधनुष भी फिर दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, इन सभी के अपने अपने होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इनसे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुयान से सफर कर रहे हैं हम, देखिए क्या होता है, हमें कोई भी कलर तब दिखाई देता है जब वह कलर हमारी आंखों तक पहुंचता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कप रखा हुआ है, ठीक है, ये है एक कप, ओके। और इस कप का कलर कैसा है, रेड। और यहाँ पर है हमारी आंख, ये है हमारी आंख। इस कलर कप की जो किरणें निकल रही हैं वह हमारी आंख तक पहुंची, हमारे आंख तक क्या पहुंची, रेड लैम्डा पहुंचा हमारी आंख तक। तब हमें ये कलर रेड दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन जब हम आकाश में होते हैं, कहाँ होते हैं, आकाश में, जब हम आकाश में होते हैं तो वहां पर क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता। आकाश में वायुमंडल नहीं होता, वायुमंडल नहीं होता, जिस वजह से प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होता। क्या नहीं होता, प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता, मतलब हमें कोई भी कलर नहीं दिखाई देता। कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है, ब्लैक दिखता है, समझ गए। क्योंकि कोई भी प्रकीर्णन नहीं हुआ, प्रकाश की किरण किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक नहीं आई, इस वजह से हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह क्या होता है। अभी हम कितनी बार डिस्कस नहीं कर चुके हैं इस चीज को। ये बनी है आपकी आंख, ठीक है, चलो बना देता हूँ एक बार और। ये बनी है आपकी आंख, ये होता है पीत बिंदु, ठीक है। यहाँ पर ये है आपकी आंख, ठीक है। चलो, और ये क्या होती हैं, ये होती हैं पेशियां। ये क्या होता है, ये होता है रेटिना। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है रेटिना, ठीक है। क्या है ये, रेटिना। ये क्या होता है, ये होती है सिलियरी पेशियां, सिलियरी मसल्स। ये क्या होता है, ये होता है कॉर्निया,
कॉर्निया, और कॉर्निया के पीछे क्या होती है? कॉर्निया के पीछे होती है परितालिका। परितालिका ये होती है कॉर्निया के पीछे। पुतली ये है, ये वाली कौन सी है? ये हो गई पुतली आपकी। अब देखो आपसे पूछा गया प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया तो यहीं पर है, कॉर्निया नहीं बन, कॉर्निया से नहीं बनेगा, पेशियों से नहीं बनेगा, यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी। ये लीजिए, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी जाएगी और प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर, यहाँ। ठीक है ना? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा सिलियरी पेशियों का क्या उपयोग होता है? ये द्वारक की चौड़ाई को बड़ा या छोटा कर देती हैं। जब बहुत ज्यादा धूप पड़ती है तो द्वारक की चौड़ाई कम कर देती हैं, और जब कम धूप होती है मतलब कम प्रकाश होता है तो द्वारक की चौड़ाई बढ़ा देती है। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया होता है आई ट्रांसप्लांट। जब हम करते हैं ना, सुनते हैं आई ट्रांसप्लांट हो गया, आंख बन गई, तो हम कॉर्निया का स्थानांतरण करते हैं। पुतली क्या होती है? ये होता है एक प्रकाशिक छिद्र जहां से प्रकाश अंदर एंटर करता है। परितालिका क्या होती है? परितालिका होती है जो कि कॉर्निया के पीछे रहती है, उसे हम बोलते हैं परितालिका। समझ गए? चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? आपको ये बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। बहुत आसान है। न्यूटन किस चीज का मात्रक होता है? आप सभी जानते हो, न्यूटन होता है फोर्स का। एम्पियर किस चीज का मात्रक होता है? एम्पियर होता है करंट का। मीटर किस चीज का मात्रक होता है? मीटर होता है लेंथ का। तो बचा क्या? टेस्ला। टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। टेस्ला, बेवर, ये सब चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डायनेमो में किस प्रकार की धारा होती है? डायनेमो आपसे पूछा जा रहा है, डायनेमो में किस प्रकार की धारा होती है? दिष्ट धारा होती है, प्रत्यावर्ती, दोनों धाराएं होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। देखिए, डायनेमो की आपसे अगर यहाँ पर बात की जाए तो आपको बिना सोचे समझे लगा देना है कि डायनेमो में दिष्ट धारा होती है। समझ में आ रही है बात? डायनेमो में कैसी धारा होती है? दिष्ट धारा। ये चीज आपको याद रखनी है। जनरेट जो आप कर रहे हो डायनेमो में धारा, वो दिष्ट धारा जनरेट कर रहे होते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और दिष्ट धारा को, एक होता है जो डीसी से एसी बनता है, और एक होता है जो एसी से डीसी बनता है। एसी से डीसी बनता है, डीसी से एसी बनता है। एसी से डीसी बनाने का काम किसका होता है? रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर का। और डीसी से एसी कौन सी चीज बनाती है, ये आपको बताना है, क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया है? व्यवसायिक मतलब कमर्शियल मोटरों की बात की जा रही है। कमर्शियल मोटरों से मतलब है आपके फैन में किस तरह की मोटर होती है, जो पंप होता है, पंप में किस तरह की मोटर होती है, कूलर हो गया, कूलर में किस तरह की मोटर, ये होती है व्यवसायिक। इनमें किस तरह की मोटर होती है? आपका वॉशिंग मशीन हो गया, क्या हो गया? वॉशिंग मशीन। ठीक है ना? तो वॉशिंग मशीन में किस तरह की मोटर होती है? देखो आपने देखा होगा, कभी आप सभी ने देखा होगा, जब पंखे की मोटर को खोला जाता है तो उसमें एक कॉपर की वायर इस तरह से लपेटी होती है। ठीक है ना? तो यहां से मैं आपको ये देखो, ये जो चीज है, फैन, पंप, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब हैवी वर्क कर रहे हैं। हैवी वर्क करने के लिए जरूरत है कि इन सब का टॉर्क ज्यादा हो। क्या ज्यादा हो? टॉर्क। ठीक है ना? क्या ज्यादा हो? टॉर्क ज्यादा हो। ठीक है, ओके। अगर इन सब का टॉर्क ज्यादा होता है तभी आप हैवी वर्क, ये सभी चीजें कर सकती हैं। अब टॉर्क ज्यादा होने के लिए कुछ चीजों पर डिपेंड करता है टॉर्क, जैसे कि आपने देखा कि पंखा होता है, जो पंखे में एक तांबे की कॉइल लगाई जाती है। किस चीज में? पंखे में लगाई जाती है, और उसे कई जगहों पर मोड़ दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप तांबे की कॉइल को मोड़ देते हो तो टॉर्क बढ़ जाता है। मतलब कि आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क, वो टर्न पर डिपेंड करता है, कितनी ज्यादा टर्न है। ठीक है, दूसरा, टॉर्क किस व्यावसायिक चुंबक जो यहाँ पर बनाई जाती है, वो किस चीज की बनाई जाती है? नर्म लोहे की। ठीक है ना? इसे नर्म लोहे की क्यों बनाई जाती है? इस्पात की बनती है स्थायी चुंबक, लेकिन यहाँ पर नर्म लोहे का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी विद्युत पारगम्यता, पारगम्यता इसकी ज्यादा होती है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नर्म लोहे का उपयोग क्यों करते हैं चुंबक बनाने, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी पारगम्यता अच्छी होती है। टॉर्क, कॉपर की कॉइल क्यों लपेटी जाती है? क्योंकि जितनी ज्यादा कॉपर की कॉइल आप लपेटोगे, उसका टॉर्क उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक आपको हैवी की चीज की जरूरत है, हैवी चुंबक की जरूरत है, तो आप किस चीज का उपयोग करोगे? विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक से ज्यादा हैवी कोई और चीज, कोई और चुंबक नहीं होती है। सामान्य क्षण चुंबक तो आप जानती हो नहीं होती है, स्थायी चुंबक नहीं, नाल चुंबक नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबक। क्यों? क्योंकि हमें टॉर्क हाई चाहिए। टॉर्क हाई चाहिए के लिए जरूरी होता है कि आप विद्युत चुंबक उपयोग करो। विद्युत चुंबक का टॉर्क बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि विद्युत चुंबक पर आपने देखा होगा हम कैसे क्रिएट करते हैं, तांबे की एक, इस तरह से
लेयर चढ़ाते हैं, मतलब बार-बार फेरों को बढ़ाते जाते हैं। तो हम जितने ज़्यादा फेरे बढ़ा देते हैं तांबे के, उतनी ज़्यादा हमें टॉर्क मिल जाता है ना? इसीलिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन हैं, जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना ज़रूर होने चाहिए। हाथ-पैर? नहीं। मांसपेशियाँ तथा हृदय? नहीं। हृदय व मस्तिष्क? बिल्कुल। नेत्र तथा दृक तंत्रिका। देखिए, अब ये बताता हूँ मैं हृदय और मस्तिष्क में क्यों ज़रूरी है। देखो, पहली बात तो ये है, जब जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, जो मैग्नेटिक फ़ील्ड होती है, क्या होती है? मैग्नेटिक फ़ील्ड। ये क्या करती है? ये रक्त संचरण में उपयोगी होती है। किस चीज़ में? रक्त संचरण के लिए लाभदायक होती है। कैसी होती है? रक्त संचरण के लिए होती है लाभदायक। ठीक है ना? दूसरा, आपने देखा होगा, आपने एक चीज पढ़ी होगी, MRI। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। स्पेलिंग देख लेना, है ना? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बोलते हैं। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के लिए जरूरी है कि चुंबकीय क्षेत्र हो। और ये किस चीज की जाती है? ये की जाती है हमारे मस्तिष्क की। ठीक है ना? तो मस्तिष्क की एमआरआई के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र हो, तो मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र होगा। और रक्त संचरण, हृदय का काम क्या होता है? रक्त संचरण ही तो हृदय का काम होता है, तो हृदय में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? हृदय और मस्तिष्क, इसलिए होता है हृदय और मस्तिष्क। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? ऑलरेडी आपको बताया गया है किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है, इस्पात के। ठीक है? इस्पात का उपयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने? नहीं, फैराडे ने। ठीक है? तो आज के ये क्वेश्चन थे। 25 रोज और 25 क्वेश्चन करवाएंगे। करीब 2000 क्वेश्चन करने वाले हैं हम फिजिक्स के। ठीक है ना? और इनमें वैसे क्वेश्चन होंगे जो आपके रेलवे में आए हैं, और जो कभी नहीं आए वो भी होंगे, जो आने वाले हैं। ठीक है ना? तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन सभी लेक्चर को बस एक बार अच्छे से देख लेना है, स्टडी करना है, और जो भी मैं थ्योरी बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और लेक्चर में बने रहने के लिए आप सभी का थैंक्स। प्लीज़ चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और लाइक कीजिए। थैंक यू।